साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, संसद। मैं आज की इस पहली क्लास में केवल संसद के बारे में मोटे मोटे तौर पे एक सामान्य चर्चा मैं आपसे करता हूं। आप में से हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो जानते हैं संसद क्या है, कैसे है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको शायद इस बारे में भी कुछ पता ना हो। तो आप सभी लोगों का ध्यान रखते हुए, बल्कि ये मानते हुए कि आपको इस बारे में लगभग कुछ भी नहीं आता, और ये मान के जब मैं पढ़ाऊँगा तो शायद हो सकता है कुछ और बेहतर उन चीज़ों को हम थोड़ी और ज़्यादा गहराई तक लेके जा सकें। तो जिनको पहले से संसद के कुछ सामान्य चीज़ों के बारे में अगर पहले से आता है वो तो थोड़ा सा फास्ट करके इसको देख लें, और जिनको कुछ भी नहीं आता है वो उसको गहराई से पढ़ना है ही, वो ठीक ही है। तो चलिए हम देखिए, जब बात करते हैं सरकार की, तब आप जानते हैं कि देखिए सरकार के 3 हिस्से होते हैं, 3 अंग होते हैं, और उन 3 अंगों की जब आप बात करते हैं तब आप पाते हैं कि पहला एक अंग होता है, वो होती है व्यवस्थापिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, जिनमें एक अंग है व्यवस्थापिका, एक अंग है कार्यपालिका, और एक अंग है न्यायपालिका। चलिए, व्यवस्थापिका आप जानते हैं क्या काम करती है। हर लोकतांत्रिक देश में सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का जो अंग है उसका मूल काम क्या होता है? कानून निर्माण करना होता है। कानून निर्माण का काम होता है, कानून बनाने का काम होता है, विधि निर्माण का कार्य इसका मुख्य कार्य है। ये व्यवस्थापिका काम करती है। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम उन कानूनों का क्रियान्वयन करना है, उन कानूनों को लागू करना है। कि चलिए बना तो दिया व्यवस्थापिका ने, हम इसको फॉलो हम करवाएंगे अब, तो ये कार्यपालिका करवाती है। पूरे देश में शासन संचालन का काम है, वो उन कानूनों के तहत वो क्रियान्वयन कार्यपालिका करवाती है। उसका निष्पादन, एग्जीक्यूशन कार्यपालिका करवाती है, इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, इसको लेजिस्लेशन कहते हैं। और यह न्यायपालिका, जुडिशरी, ये क्या करती है? उन कानूनों की व्याख्या करती है। उन कानूनों की क्या करती है? व्याख्या करती है, और उनका उल्लंघन करने वाले लोगों को सजा देती है। तो इस तरीके से सरकार के ये 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, जब आप व्यवस्थापिका के अंगों की बात करते हैं, व्यवस्थापिका के संरचना की बात करते हैं, और भारत के संदर्भ में जब मैं इसको थोड़ा सा लेके आपसे बात करूं मैं अगर इसको, तो देखिए भारत में व्यवस्थापिका का नाम क्या है? भारत में कानून बनाने वाली उस संस्था का नाम क्या है? भारत में उस व्यवस्थापिका का नाम ही संसद है। जिस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम संसद है। ठीक है, कार्यपालिका तो किसी एक नहीं है, बल्कि कार्यपालिका तो हमारे यहाँ 2 प्रकार की है, नाम मात्र की और वास्तविक। तो उस तरीके से हम बात करते हैं। देखिए, तो कार्यपालिका तो चूंकि हम पढ़ ही चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह सब पढ़ चुके हैं, तो यहाँ 2 प्रकार की कार्यपालिका व्यवस्था, नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, आप जानते हैं। और न्यायपालिका में, केंद्र सरकार में न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जब आप संसद की बात करते हैं तो संसद में एक्चुअल में सदन की बात करें तो 2 सदन होते हैं। एक सदन है आपके राज्यसभा, और एक सदन है लोकसभा। मैं पहले आपको एक सामान्य तौर पे मोटे फॉर्मेशन की बात बता रहा हूं। राज्यसभा और लोकसभा 2 आपके सदन हैं संसद में। तो व्यवस्थापिका का नाम संसद है भारत में। तो सरकार में 3 अंग, और व्यवस्थापिका में, भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं।
ठीक है, चलिए हम देखते हैं, सरकार की बात करते हैं। और केंद्र सरकार की जब बात करते हैं तो भारत के संविधान के भाग 5 में दिया गया है, और भाग 5 जिसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 52 से शुरू होकर आर्टिकल 151 तक, वो केंद्र सरकार दी गई है। उस केंद्र सरकार भाग 5 का जो पहला हिस्सा है उसका अध्याय 1, उस अध्याय 1 में तो जिक्र है किसका, उस अध्याय 1 में तो जिक्र है कार्यपालिका का। और वो जो अध्याय 1 है, उस अध्याय 1 का जिक्र किया गया है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक। लेकिन जो अध्याय 2 है, उस अध्याय 2 में जिक्र किया गया है संसद का, और जिसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक। ठीक है, और फिर अध्याय नंबर 4 है, उस अध्याय नंबर 4 में दिया गया है जिक्र, वो अनुच्छेद 124 से शुरू होकर आर्टिकल 147 तक जिक्र है, वो सुप्रीम कोर्ट का है। इस तरीके से भाग 5 में हमने कार्यपालिका में हालांकि जब पढ़ा था तब उन चीजों को देख लिया था, लेकिन हम फिर से एक बार उन चीजों को समझते हैं, देखते हैं। देखिए, यहां से आप संसद पे आइए और हम बात करते हैं संसद की किस तरीके से कैसे क्या। पहले भारत की संसद की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले भारत की संसद के साथ साथ दुनिया भर की व्यवस्थापिकाओं के बारे में भारत की संसद की तुलना की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं भारत की व्यवस्थापिका को हम संसद कह रहे हैं, तो और आप ये भी जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली इसलिए नहीं है कि भारत में संसद है, संसद तो हर देश में होती है जहां जहां लोकतांत्रिक देश है। प्रत्येक डेमोक्रेटिक कंट्री में संसद व्यवस्थापिका तो होती ही होती है। अब भारत की व्यवस्थापिका का नाम संसद है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तो इस बेस पे है कि भारत की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच के संबंध बड़े गहरे हैं, इसलिए जिन देशों में दोनों के बीच संबंध गहरे होते हैं वो संसदीय शासन प्रणाली होती है। जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों सेपरेट होती है वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। देखिए, अलग अलग देशों में व्यवस्थापिकाओं के नाम अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम है पार्लियामेंट। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? उसका नाम है कांग्रेस। और अब आप में से कुछ लोग ये मत कह देना कि बीजेपी क्यों नहीं है। हमारे यहां तो कांग्रेस किसी एक दल का नाम है, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। ठीक है, चलिए हम कुछ और देशों की बात करें तो जापान की बात अगर करें तो जापान की व्यवस्थापिका का नाम है डाइट। अगर हम रूस की बात करें, सोवियत रूस की, तो रूस की व्यवस्थापिका का नाम है ड्यूमा। अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? फेडरल असेंबली। अगर मैं बात करूं आपके फ्रांस की, तो फ्रांस की व्यवस्थापिका का नाम है नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान की व्यवस्थापिका का नाम भी नेशनल असेंबली है। अगर मैं बात करूं आपके जर्मनी की, तो जर्मनी की व्यवस्थापिका का नाम है बुंदेसरात। अगर हम बात करें इजराइल की, इजराइल की व्यवस्थापिका का नाम है नेसेट। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन की व्यवस्थापिका का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, अगर हम कुछ और देशों की बात करें, नेपाल की बात करें, अगर नेपाल की व्यवस्थापिका का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ईरान की बात करें,
ईरान की व्यवस्थापिका का नाम है मजलिस। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की व्यवस्थापिका का नाम है शूरा। मतलब ये कि नाम अलग अलग है लेकिन है सारी की सारी व्यवस्थापिकाएं। अब चाहे किसी भी देश की व्यवस्थापिका की बात करेंगे आप, तो उसकी संरचना के आधार पर कोई व्यवस्थापिका दो प्रकार की हो सकती है। या तो किसी देश की व्यवस्थापिका में एक ही सदन होगा, और या फिर किसी देश की व्यवस्थापिका ऐसी होगी जिसमें दो सदन होंगे। तो संरचना के आधार पर जब आप बात करते हैं तो व्यवस्थापिका दो प्रकार की होती है। या तो होती है, संरचना के आधार पर बात करें व्यवस्थापिका की, तो या तो होती है वो एक सदनीय, व्यवस्थापिका की बात कर रहा हूं मैं यहां, और या फिर वो होती है द्विसदनीय। एक सदनीय का मतलब तो एक ही सदन होता है उसमें, और द्विसदनीय का मतलब उसमें दो सदन होते हैं। तो जहां एक ही सदन होता है उस देश की व्यवस्थापिका एक सदनीय है। और अगर इससे उदाहरण के हम बात करें तो चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एक सदनीय व्यवस्थापिका है, इजराइल की नेसेट एक सदनीय व्यवस्थापिका है, इन दोनों में एक सदनीय है। और चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बात करें, अगर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी संसद है जिसमें लगभग 3000 सदस्य हैं। एक ही सदन है बस, और इसमें लगभग 3000 सदस्यों के करीब है। और इसकी व्यवस्थापिका का नाम नेसेट है, और ये भी एक सदनीय है जिसमें भी एक सदन है। लेकिन द्विसदनीय व्यवस्थापिका का मतलब इसमें व्यवस्थापिका में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। अब अलग अलग देशों की व्यवस्थापिकाओं के दोनों सदनों के नाम भी अलग अलग होते हैं, समझ रहे हैं आप? अब द्विसदनीय व्यवस्थापिका की बात करेंगे तो दुनिया के अधिकांशतः देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। चाहे आप भारत की बात कर लीजिए, चाहे आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए, चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, चाहे आप स्विट्जरलैंड की बात कर लीजिए, चाहे आप जापान की बात कर लीजिए। आप लगभग देशों में जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनीय ही होती है जनरली, सामान्यतः अधिकांशतः देशों में, ठीक है। तो भारत की व्यवस्थापिका एक्चुअल में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। और भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका पहली बार कब आई? मैं केवल इस संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, संविधान में तो चलिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका रही, लेकिन भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका की बात करें तो आपने 1919 का अधिनियम पढ़ा होगा, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट। उस मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम में भारत में पहली बार दो सदनीय संसद का प्रावधान किया गया। उससे पहले भारत में जो संसद थी, व्यवस्थापिका थी, वो एक ही सदन हुआ करता था उसमें। 1919 के एक्ट में, जो कि 1921 से लागू हुआ, उसमें भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा और जो था दूसरी राज्य परिषद थी, वो केंद्रीय राज्य परिषद, वो दो सदन हुए उसमें, समझ रहे हैं आप? तो 1919 के अधिनियम में पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया। अब भारत की द्विसदनीय व्यवस्थापिका किसकी तरह है? ब्रिटेन की तरह है कि अमेरिका की तरह है? तो हम सामान्यतः जब इस तरीके की बात करते हैं तो हालांकि द्विसदनीय व्यवस्थापिका तो ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन इन दोनों से जब हम भारत की तुलना करें तो भारत की द्विसदनीय व्यवस्थापिका ब्रिटेन के समकक्ष है, ब्रिटेन की तरह है। वो कैसे? तो देखिए, द्विसदनीय व्यवस्थापिका की जब मैं बात करता हूं तो आप ये समझिए कि वो ब्रिटेन की तरह इसलिए है क्योंकि उसके कई वजह है। पहली बात तो ये, मैं देखिए उदाहरण बता देता हूं आपको। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के हैं दो सदन। एक सदन तो है हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे हिंदी में लिख लीजिए, आप में से कई लोगों की दिक्कतें हो जाएंगी।
मैं हाउस ऑफ कॉमन्स लिख देता हूं हिंदी में ही। ठीक है, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये दो सदन है। आप अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और कांग्रेस का सदन कितने हैं? दो हैं। एक सदन है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, पहला सदन है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, और दूसरा सदन है वो है सीनेट। जब आप भारत की बात करें तो भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? देखिए, भारत की मैं यही भारत की बात भी कर लेता हूं। भारत की व्यवस्थापिका का नाम संसद है और संसद के दो सदन हैं। पहला सदन लोकसभा है, प्रथम सदन जिसको कहते हैं वो लोकसभा है, और द्वितीय सदन आपके राज्यसभा है। अब ये देखिए कि यहां पहला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स है, यहां पहला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब प्रथम सदन की बात कर रहा हूं, और यहां प्रथम सदन लोकसभा है। यहां द्वितीय सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जिसको अपर हाउस भी कहते हैं। यहां अपर हाउस सीनेट है और भारत में अपर हाउस राज्यसभा है। ठीक है, तो देखिए जो स्थिति वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स की है वो अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की है और भारत में लोकसभा की है। जो स्थिति ब्रिटेन में पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की है, कांग्रेस में सीनेट की है और भारत में राज्यसभा की है। तो भारत की ये व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्थापिका ब्रिटेन से ही प्रभावित क्यों है, अमेरिका की तरह क्यों नहीं है? जब आप ये बात करते हैं तब देखिए, एक बात तो ये कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। दूसरी बात ये कि अमेरिका में ब्रिटेन में प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ज्यादा शक्तिशाली है। भारत में ठीक इसी तरीके से राज्यसभा की तुलना में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जब आप अमेरिकी कांग्रेस की बात करते हैं तो यहां पर उनकी तरह ये सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन यहां ज्यादा शक्तिशाली सदन सीनेट है। समझ रहे हैं आप? इसलिए भारत की व्यवस्थापिका, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, वो ब्रिटिश द्विसदनीय व्यवस्थापिका से प्रभावित है, ये समझिए आप। ठीक है, तो ये भी एक बिंदु है जिसको आपको समझना चाहिए। भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका 1919 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लाई गई। और एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, आजादी के बाद की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं आजादी के बाद में संसद के पहले चुनाव 1952 में हुए थे। संविधान के अकॉर्डिंग संविधान लागू 1950 में हुआ। अब देश आजाद हो गया था 1947 में, और संविधान लागू हुआ 1950 में, और देश में संसद के पहले चुनाव हुए 1952 में, 51-52 में। तो पहली संसद 1952 में आई। तो भारत में 1952 के बाद में अब तक जो संसद है वो तो द्विसदनीय है, ये द्विसदनीय है। लेकिन इससे पहले जो अंतरिम संसद थी 1947 में ही, जो अंतरिम संसद, जब तक कि, अंतरिम का मतलब अस्थायी, जब तक कि संसद के चुनाव ना हो जाए तब तक जो अंतरिम संसद जिसने काम किया 1947 में, 17 अक्टूबर 1947 से लेकर और आपके 1952 तक, 17 अप्रैल 1952 तक वो जो अंतरिम संसद थी, ये अंतरिम संसद एक सदनीय थी। एक सदनीय थी, और ये अंतरिम संसद एक्चुअल में वो संविधान सभा ही थी जो संविधान बना रही थी। वो दो रूपों में काम कर रही थी, एक संविधान सभा के रूप में, एक अंतरिम संसद के रूप में। तो ये जो पहला, ये आपके जो उससे पहले की जो संसद है वो एक सदनीय है। अब आप जानते हैं भारत में पहला जो संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन, ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है।
मैं आपको इसका कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर देता हूं। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में हुआ। अब संसद के पहले चुनाव तो 1952 में हुए, पहली संसद तो 1952 में हुई आई, और संविधान संशोधन करने की शक्ति है संसद में है। संसद पहले 1952 में आई, संविधान संशोधन पहला 1951 में हो गया था। तो ये संविधान संशोधन किसने किया था? इस अंतरिम संसद ने किया था। इसका मतलब पहला संविधान संशोधन जिस संसद ने किया था वो कितने सदनीय थी? वो एक सदनीय थी। ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक सामान्य सी बात है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूं संसद की, और मैं अब यहां पे मूल टॉपिक पे आ रहा हूं जहां से आपको संविधान की हमें यात्रा करनी है और संविधान के भाग 5 की यात्रा करनी है, और भाग 5 में भी दूसरे अध्याय की यात्रा करनी है। आप जानते हैं संसद जो है वो केंद्र सरकार का हिस्सा है, जिसका जिक्र किया गया है संविधान के भाग 5 में, और संविधान का भाग 5 इसका मतलब अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, आर्टिकल 151 तक जाता है, और इसमें जिक्र किया गया है केंद्र सरकार का। ठीक है। अब देखिए इसके 5 अध्याय हैं, भाग 5 में 5 अध्याय हैं। तो इसका अध्याय नंबर 2 में सीधे 2 पे आता हूं। पहला अध्याय तो कार्यपालिका का है, लेकिन अध्याय नंबर जो 2 है उस अध्याय नंबर 2 में वो अनुच्छेद 79 से शुरू होकर 122 तक जाता है, और उसमें जिक्र किया गया है व्यवस्थापिका का, जिसका नाम है संसद है। तो संसद का जो जिक्र किया गया भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद 79 से 122 तक है, ये समझिए आप। तो संसद जब हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम भाग 5 के अध्याय 2 में आर्टिकल 78 के 122 के बीच की बातें कर रहे होते हैं। यहां अनुच्छेद 79 एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुच्छेद 79 क्या कहता है, पहले तो इसे समझ लीजिए आप। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। भारत के लिए, संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम लोकसभा और राज्यसभा होंगे। जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, ये कहा गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें संसद के अंगों की, तो संसद के अंग की बात करते हैं तो अंग तो होते हैं 3, लेकिन अब जब बात करते हैं संसद में सदन की तो सदन होते हैं 2। तो अंग तो 3 कौन कौन से हैं? पहला अंग राष्ट्रपति, दूसरा अंग राज्यसभा और तीसरा अंग लोकसभा। लेकिन जब आप सदन की बात करते हैं तो पहला सदन राज्यसभा, दूसरा सदन आपके लोकसभा। हालांकि प्रथम सदन लोकसभा को कहते हैं, द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं, लेकिन एक बात है कि 2 सदन ये है। ठीक है। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है। अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई। फिर आगे आप बात करते हैं जब अनुच्छेद 80 की, तो 80 में जिक्र किया गया है आपके राज्यसभा का। आप जब बात करते हैं आर्टिकल 81 की, तो आर्टिकल 81 में जिक्र किया गया है लोकसभा का। वो हम आगे सारी बात करेंगे। शुरुआती सामान्य चर्चा में मैं अभी केवल आपको संसद के ऊपरी तौर पर एक बाहर की सैर कराना चाह रहा हूं कि संसद किस तरीके से, भारतीय संसद, उसकी संरचना कैसे क्या है, उसका किस तरीके से नामकरण कैसे क्या है, और किस तरीके से कितने उसके अंग हैं, कितने उसके सदन हैं, कितने सदनीय है, और कहां से पहली बार कितने सदनीय वो शुरू हुई, वो हमने शुरुआती चर्चा में हमने संसद के बारे में बात की है। अगली क्लास में हम राज्यसभा से शुरू करेंगे, फिर आगे हम लोकसभा को पढ़ेंगे। तो एक एक सदन की बात करेंगे, पहले दोनों सदनों को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम संसद में विभिन्न प्रकार की जो अन्य चीजें, जो दोनों सदनों की मिल के सामान्य चीजें हैं, सांसदों की योग्यताओं को लेकर हम चाहे बात करें, उसके कार्यकाल को लेकर चाहे हम बात करें, हम चाहे उसकी सत्र को लेकर हम बात करें, संयुक्त बैठक को लेकर बात करें, विधि निर्माण को लेकर बात करें,
चाहे हम विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों की बात करें, चाहे हम उसमें तीनों वाचन किस तरीके से कैसे क्या होते हैं वो बात करें, चाहे हम धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक उनकी बात करें, चाहे हम गणपूर्ति की बात करें, चाहे सदस्यों की सदस्यता समाप्त कैसे होती है वो बात करें, सदन के नेता की बात करें, विपक्ष के नेता की बात करें, चाहे हम वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हम उसके बाद पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चाहे आप उसमें शून्यकाल, चाहे आप उसमें प्रश्नकाल, चाहे आप विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, वो सारी बात करेंगे हम आगे। वो क्रमबद्ध तरीके से आगे वो क्लासेस चलती चली जाएंगी, उनमें हम बात करते चले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस क्लास में मैं केवल और केवल सामान्य परिचय की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा और लोकसभा को यहाँ बीच में नहीं लेके आ रहा हूँ। अगली क्लास में हम राज्यसभा से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।